या नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में एक बार फिर। और आज की सीरीज़ में मैं हूं अपर्णा देओल के साथ में। अपर्णा जी का जो प्रोफेशनल करियर है उसको देखते हैं तो इनमें बहुत ही विविधता भी है। जहां वो एक जगह पहले जर्नलिज्म में थी, जॉब कर रही थी, और उसके बाद में वो इन्होंने लॉ भी किया, और लॉ के साथ में अब साइकोलॉजी के अंदर में भी वो डिग्री ले रही हैं, और एनएलपी प्रैक्टिशनर करते हुए काउंसलिंग सेशंस भी ले रही हैं। और मेरे ख्याल से सारी चीज़ों को अगर हम लोग समझते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, पीपल ओरिएंटेड है। और इसी में ही उन्होंने पीपल ओरिएंटेड होते हुए एनजीओ में भी 3-1 साल काम किया, जो कि डिप्राइव्ड लोग जो थे, रिफ्यूजीज, और उनको उनके दर्द को और उनकी ज़रूरतों को समझा, और उनके साथ में क्या व्यवहारिक तौर पर और क्या सामाजिक तौर पर उनकी मदद की जा सकती है उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छा काम किया। और अभी भी एक जेंडर को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि कई जगह हम लोग बहुत ही बाइपोलर काइंड ऑफ एटीट्यूड में चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रो मेल या प्रो फीमेल उसमें होते हैं। तो ऐसे में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस भी थोड़ा सा बिगड़ता है। पर इसका सोसाइटी का भी इसके बीच में बहुत बड़ा रोल है, जो एक इम्बैलेंस एक तरीके से क्रिएटेड था। जहाँ तक हम अपनी बात भी करते हैं, जैसे ही कोई अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर लड़की पैदा होती थी तो उसमें जो कंगन है वो मिठाई में खिलाए जाते, तो बताने की ज़रूरत नहीं कि लड़की हुई है। और अगर लड़का हुआ है तो उसके लिए लड्डू दिए जाते हैं कि हाँ लड्डू बंट रहे हैं, तो इसका मतलब लड़का हुआ है। तो बिना पूछे बिना कहे भी उसको डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। और ये तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप होता है, जब वो जस्ट बर्थ लेते हैं तो उस समय डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और दोनों के ही व्यवहार में, दोनों के ही आगे लाइफ में, दोनों को ट्रीट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और सोसाइटल लेवल पे, फैमिली लेवल पे जो डिफरेंस वहाँ से स्टार्ट होता है, वो चलता चलता एक जगह पहुँचता है जहाँ पर दोनों को मिल के रहना है। एक की पैदाइश और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट अलग, दूसरे की पैदाइश और उसका ट्रीटमेंट अलग, और अब वो दोनों को जुड़ के मिल के नई गृहस्थी या नए जीवन की तरफ जाना है। और अब उनसे दोनों की अपेक्षाएं उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं जो पहले अभी तक उनके साथ में समाज ने, परिवार वालों ने उनको ट्रीट किया है। और अब एकदम से वो दोनों को साथ में बिठा दिया जाए तो अब दोनों की ही सोच तो बिल्कुल डिफरेंट होगी ही। और उसका जो आज के परिवेश में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल फिर वहाँ आता है जहाँ पर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी अलग हो जाती हैं। और क्योंकि अभी आज की जो महिला है वो वैसी नहीं है जो सी वो पहले थी, क्योंकि अब वो पढ़ी लिखी भी हैं, अब वो समाज में भी उनका आना जाना है, और इवन जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो मीडिया है वो भी अवेलेबल है, वो भी खुला हुआ है। तो एक समाज, एक और दुनिया, और कई तरीके की दुनियाओं के लिए वो अब ओपन है, और वो देखती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अब उनके पास में नॉलेज भी है, अब उनके पास में अंडरस्टैंडिंग भी है, अब उनके साथ में अब एक्सपेक्टेशंस भी अपने पार्टनर से अलग होती जा रही हैं। और जो मेल पार्टनर है वो अभी भी शायद उसी ही ट्रीटमेंट में, उसी ही एक तरीके के ओहदे में जीता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और उसी की वजह से जो आज की तारीख के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो बहुत हद तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो पहले चार दीवारी के अंदर रहते थे अब वो बाहर आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत लेवल पे कई कानून उस तरीके से बना रही है, और वो भी एक डिफरेंस
क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो एम्पावर कर रही है एक जेंडर को जो इतने टाइम तक डिप्राइव्ड फॉर्म में था। हाँ, तो वो एकदम से उनको एक फ्रीडम, एक पावर वो मिल रही है, तो वो भी उनके लिए एकदम से चेंज उनके ऑरा में दिख रहा है। तो अब इससे भी इक्वालिटी बनाने के चक्कर में एक और नई इनइक्वालिटी भी समझ में आ रही है, और जो बहुत सारा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड इश्यूज, जेंडर बेस्ड हमारे एक फैमिली के अंदर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और उससे कहीं ना कहीं तालमेल दोनों के बीच में नहीं होता है, और झगड़े, एक दूसरे को छोड़ना, अगेन डाइवोर्स के लिए जाना, ऐसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप तो लॉयर भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप एनजीओज में भी आपने किया, जर्नलिज्म भी है, लिखती भी हैं, तो और आपकी अपनी ज़िंदगी भी है जी। तो आपके हिसाब से, आपके थॉट के हिसाब से क्या चीज़ें हैं इस पूरे फॉर्म में? जी, तो मैं अपनी बात की शुरुआत तो आपको शुक्रिया कहने से करूँगी, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और आज मुझे बुलाया, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के लिए स्पेस बनाना और बातचीत करना ये बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट बहुत सारी समस्याएं बातचीत से सुलझती हैं, और जितनी समस्याओं की हम बातचीत करने वाले हैं आज के सेशन में, उसमें हम देखेंगे कि कितनी कम बातचीत घर परिवारों में इन जीवन के सबसे ज़रूरी मुद्दों पे होती है। मतलब हम कर रहे हैं कुछ, पर हमने उसकी बात नहीं की, हमने उसके बारे में डिस्कशंस नहीं किए। तो हमें जब 1000 रुपये या 100 रुपये भी खर्च करने होते हैं तो हम 4 बार सोचते हैं, पर जब वक्त आता है तो वक्त के बारे में या समय के बारे में, जीवन जो है उसके बारे में, जब हम उस पर 1 दिन 2 दिन कई साल जब किसी चीज़ पे ज़ाया करते हैं तो उसके बारे में हम सोचना भूल जाते हैं और बातचीत करना भूल जाते हैं। तो शुरुआत के लिए मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि आपने मेरे इंट्रो में ये बताया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बार हमने सुना एक के साधे सब सधे, तो जीवन है उसको साधना है, मैंने इसे ऐसे समझा। तो उसमें बहुत सारे विषयों में हस्तक्षेप रखने का ये भी उद्देश्य था कि हम सबको जो है लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में भी, और स्टेट कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में भी। उसके अलावा थोड़ा बहुत मनोविज्ञान की समझ, थोड़ा कंपैशन आना, थोड़ा हम उदार हो सकते हैं अगर हमें मनोविज्ञान की समझ हो दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी। तो हम गलतियां करें तो भी उदार हों, इस पे भी हम और बात करेंगे। तो और जब मैंने लोगों के साथ काम किया, एनजीओ सेक्टर में जब काम किया, तो उसमें आप बहुत सारे लोगों से रूबरू होते हैं और बहुत लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, तब आपको पता चलती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हवाई जहाज़ में जाते हैं और बहुत सारे घर दिखते हैं हमें, छोटे छोटे, तो हमको लगता है कि इन घरों में जो लोग हैं वो और भी छोटे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो समस्याएं बहुत बड़ी होंगी। कोई सोच रहा होगा कि आज का दिन सबसे बुरा है और मेरा जीवन सबसे खराब है, पर एक्चुअली हम जितना दूर अपनी स्थिति से जाएंगे तो उतना हमको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें फिनोमिनल है ना। हम जब अपने दुख की और इन सब की बात करते हैं तो मुझे जो ये समझ, मतलब जब आप इतना माइंड वर्क कर लेते हैं तब आपको समस्याएं बहुत क्लियरली दिखती हैं। तो मैंने जब शरणार्थियों के साथ काम किया तो मैंने ये महसूस किया कि हम अपने जीवन के सबसे बुरे समय में भी देने की स्थिति में होते हैं और उससे समझ बनाने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि किसकी स्थिति और वो है। तो ये पहलू तो रहा कि मैं मल्टीपल एरियाज़ में हस्तक्षेप रखती हूँ और अलग अलग तरह के काम करती हूँ। ये सब काम मुझे, मेरे सारे काम करने में एक दूसरे में एनर्जी देते रहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि जहाँ से आपने बात शुरू की कि घर परिवार में जिस तरह से शादी की जो व्यवस्था है उसमें और जेंडर को लेके जो समझ है लोगों में,
अगेन मैं कहूँगी कि बातचीत तो हम करते ही नहीं है, हम सिर्फ सीधा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता कि हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इतने साल किसी व्यक्ति के साथ बिताएंगे एंड ऑल। तो बहुत सालों तक हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि एक व्यवस्था है जिसने हमको जैसे एक मशीन है, उसमें आप एक टूल की तरह हैं, एक पार्ट की तरह हैं, वैसे आप ऑपरेट करते हैं। लेकिन और उसी व्यवस्था का हिस्सा इस तरह की सोच भी है कि अगर मान लीजिए आपको पुरुषों से गलत अनुभव हुए हैं तो आप जो है मिज़ोएंट्रिस्ट बन जाएंगे, और अगर आपको महिलाओं से गलत जो है अनुभव हुए हैं तो आप मिसोजिनिस्ट बन जाएंगे। या एक तरह का गलत अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है, एक तरह का माहौल होता है जिसमें एंटी मैन या एंटी वीमेन बन जाते हैं, या नहीं भी बनते हैं तो एक तरह के आइडियाज़ लेके हम चलते हैं, औरतें ऐसी होती हैं या आदमी ऐसे होते हैं। बिल्कुल, हम लोग कई ऐसे जोक, ऐसे चुटकुले भी हम लोग सुनते हैं, बनाते हैं, जहां हम बिल्कुल धारणा सी एक उसमें तैयार कर देते हैं कि औरतें हैं तो वो गॉसिप करने वाली, सबसे ज्यादा बात करने वाली औरतें हैं, ठीक है। और ये तो बिना बोले रह नहीं सकती, या इनको अगर थोड़ी सी कोई चीज खबर लग जाए वो सब जगह पे घुमाने का काम इन्हीं का ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को पक्का भी करते हैं। और लड़कों के लिए जहाँ कहा जाता है कि भाई तुम तो लड़के हो, तुम कैसे रो रहे हो, ठीक है, रोने का काम लड़कों का थोड़े ना होता है, चलो खड़े हो, उठो, भागो, दौड़ो, है ना। तो ऐसे में, और लड़के हो भैया किचन में क्या कर रहे हो, तो ऐसी चीजें जब हम लोग एक छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ के आसपास में हमको दिखती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट आता है एक जिसमें कहा जाता है मेंस आर मैन, तो मेंस आर मैन में जहाँ वो कह रहे हैं मेंस आर मैन, और उसके साथ में वो भी है कि वो लोग मिलके बैठ के पी रहे हैं और बीवी का फ़ोन आ रहा है या वो आ रही हैं और उसमें सब दोस्त मिलके उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं, और इवन वेटर हेल्प कर रहा है, या वो कहीं लिफ्ट में है तो वो जस्ट टू इम्प्रेस द फीमेल वो अपने आप को पेट एकदम से अंदर कर रहे हैं, और लाइक दैट। तो वो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे वुमेन आर वुमेन तो नहीं कह रहे कि वुमेन ऑल्सो डू सच दीज थिंग्स, तो हम उनको भी एक तरीके से एक लाइन खींच रहे हैं कि व्हाट मेन यूजुअली डू एंड व्हाट वुमेन। लाइन नहीं खींच रहे बल्कि लाइन को ब्रेक करके लिबर्टी दे रहे हैं कि ठीक है ये हो सकता है, ये कर सकते हो तुम, बॉयज विल बी बॉयज करके। तो थोड़ा सा वहाँ से फिर वो ईज आ जाता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं, इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। हाँ, तो अब क्या है कि ये अंतर तो हमने बहुत देखा है और समझा है, और क्योंकि आप भी बहुत सारे केसेस आप देखते हैं ऐसे जिनमें ये सारी समस्याएं आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एज ए व्यक्ति जो मैंने बहुत समय से और अपनी बात में हमेशा ये कहा है कि हम व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें, चाहे पुरुष हो वो भी व्यक्ति है और महिला हो वो भी व्यक्ति है, और दोनों को व्यवस्था पुरुष और स्त्री बनाती है। व्यवस्था कैसी है, अब उसको अगर देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्त्री पुरुष की बातें हैं, बचपन से है, ये भी है, बचपन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये बहुत है ना, दूरी बन जाती है। बिल्कुल, वो जो डिफरेंस है वो नेचुरल डिफरेंस है। हाँ, एंड नेचुरल डिफरेंस का ये मतलब नहीं कि दोनों अलग हैं। हाँ, नेचुरल डिफरेंस का ये मतलब है कि नेचुरली दे आर डिफरेंट, एट द सेम टाइम दे कोएग्जिस्ट। हाँ, तो दोनों अलग ही हैं। हाँ, अलग ही हैं। हाँ, लेकिन द ब्यूटी ऑफ अलग इज कि दोनों को एग्जिस्ट करें, जैसा आप कह रहे हो। हाँ, कि वो व्यक्ति की तरह, ये व्यक्ति ऐसा है। हाँ, और ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे हम NLP में भी मैंने आप ही से सीखा है तो जब हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह के ट्रेट्स हैं। हाँ, तो हम ये नहीं देखते कि जैसे कोई व्यक्ति जूम आउट करके देखता है, कोई जूम इन करके देखता है, कोई अपने छोटे छोटे कामों को बहुत अच्छे से करता है, कोई बहुत दूर से देखता है और वैसे खुश रहता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने सिखाई, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि किसी के कोई भी ट्रेट हैं बट वो ठीक है, वो उस ट्रेट के साथ ठीक है, उसमें उस ट्रेट को लेके जजमेंट नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा है या वो व्यक्ति वैसा है। उसमें जो एक NLP का जैसे आपने जिक्र किया, तो इसमें जो मुझे सबसे बढ़िया और ब्यूटी जो लगी थी वो ये थी कि
एवरी पर्सन इज डिफरेंट। यस। तो उसमें कोई जेंडर वाला भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा सच नहीं है उसमें, कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट और एवरी पर्सन हैज पैटर्न्स। तो उनको जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। तो व्यक्ति मीन्स अगेन जैसे अभी आपने बात की पर्सन के तौर पे देखें, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो अगर दो दोस्त हैं तो भी एक जैसे नहीं हो सकते, पार्टनर हैं तो भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को समझते हुए इसको रिस्पेक्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, अब यहाँ से मैं अपनी बात पिक करूँगी कि डिफरेंस है, और डिफरेंस मान लीजिए हम एक मोटा मोटा आज के सेशन के लिए समझें कि एक संयुक्त परिवार है और वो दूसरे संयुक्त परिवार से जुड़ता है, और उसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जो अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, या मुझे लगता है अरेंज भी नहीं, वो घूम फिर के लव मैरिज में भी वही है, दो परिवारों की का जुड़ाव है, दोनों का एक ही है। क्योंकि आपके पास तो दोनों के केसेस आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एंड रिजल्ट दोनों का एक जैसा है। लेकिन हाँ, मतलब अगर समझें कि दो परिवार जुड़े हैं और उसमें इतने सारे लोग हैं। अब पहली जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी कि उनके बीच में बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं है, और उन सबको लगता है जैसे वो नहीं होता कि घोड़े के दोनों तरफ बांध दिया जाता है कि वो स्ट्रेट ही चलेगा। व्यवस्था ऐसे करती है कि आपको बिल्कुल आपके सेंसेस काम नहीं करते, या आपके बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है सब्जेक्ट्स पे, और कोई स्कोप। और एक और शब्द हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं आज, जिसका नाम है विकल्प, कि किसी भी सदस्य के पास विकल्प नहीं है। जैसे मैरिज, अब आप लोगों से पूछिए, मैं खुद अपने आप से पूछती हूँ कि मैंने शादी क्यों की, तो मुझे ये उत्तर मिलता है कि जब मैंने शादी की थी उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई कि शादी तो करनी ही होती है, वो तो होता ही है, बच्चा तो होता ही है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने मान लिया और हमें बताया गया, और मीडिया ने या फिल्मों ने, जो फिल्में हमने देखी उनमें वही था कि अब सोचिए ये कितना जिसे कहते हैं कि नेचर से कितना अलग है, प्रकृति के कितने विरुद्ध है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से दूसरे घर जाएगा और फिर उसके हिसाब से, उनके हिसाब से रहने लगेगा। ये उसकी अपनी प्रकृति के कितने विरुद्ध है, और फिर वो ढलेगा। और ये जो ढलना है, ये जो अडेप्टेशन है ऑफ रूटीन से लेके सब कुछ, मतलब एंड टू एंड, 0 to 100 सब कुछ बदल रहा है उसका, उसकी जगह बदल रही है, घर बदल रहा है, उसकी खान पान के तरीके, टाइमिंग्स, रूटीन, शेड्यूल, करियर क्या बनेगा, विषय क्या पढ़ा जाएगा, कहाँ वो जा सकती है, क्या वो अपने परिवार से आके मिल सकती है, क्या वो किस तरह से वो अपनी चीज़ों को शेप अप करेगी, वो सब बदलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे लोगों का उतना कुछ नहीं बदल रहा, वो अपने घर में है और एक व्यक्ति जुड़ गया है आगे, ठीक है, और सब मिलके ये चाहते हैं कि इसको बदलना है, इसको ढलना है, और इसके साथ बहुत अप्रिसिएशन भी आता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ढल रहे हो और अगर आप समय से जल्दी ढल जाते हो तो इसका बड़ा अप्रिसिएशन आता है व्यवस्था में कि ये बहुत घुल मिल गई और ये परिवार के जैसी हो गई, जबकि ये बहुत अनैसर्गिक है। अगर ये शब्द है तो ये नैसर्गिक नहीं है। तो इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये कतई नैसर्गिक बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, पर तरीका कब होगा? जब आप इतना अपने आप पे काम कर चुके होंगे, जहां आप अपने आप को समझते हो। तो एक और चीज़ पे मैं पहुंचती हूँ बार बार अपने सोच में कि हम अपने आप तक आएँ और अपने आप को समझें, और उसके बाद अपने ही तौर तरीकों को डेवलप करें या बाउंड्रीज क्रिएट करें कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ना तो हम स्वीकार ही नहीं करते व्यवस्था में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और हमने भी मान लिया कि इतना सब तो होगा। तो ये सारी चीज़ें जब सोचते ही नहीं है तो हम उस व्यवस्था में चलते रहते हैं। आपके पास जो केसेस आते होंगे आप बताइएगा कि क्या ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं हैं जिसमें कि न सिर्फ स्त्री बल्कि पुरुषों को भी बहुत लंबे अरसे तक जीवन जीने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो एक अलग तरह के व्यक्ति हैं और अब वो
जिस तरह के भी व्यक्ति हैं उसके साथ वो कंफर्ट हो गए हैं जीवन के आगे के सालों में, और अब वो जो ढल गए थे पिछले सालों में और जो अडेप्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई या फिर जो चीज़ें उन्होंने अपने आप में बदलाव कर दिए, वो बदलाव वो बेसिकली शुरू से नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने वो किए क्योंकि उन्हें कहा गया कि ऐसा व्यवस्था है और ऐसा करना है। तो बहुत सारी चीज़ों के मतलब ही खो जाते हैं जब आप एक अरसा अपना जीवन जी के और फिर या तो सेल्फ असेसमेंट में जाते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्राइसिस होता है जिसमें आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं इस संबंध में क्यों हूँ, या फिर मैं इस जीवन में क्यों हूँ, और मैं अपना जीवन जिस तरीके से जी रही हूँ या जी रहा हूँ वो कैसे जी रहा हूँ। तो तब तक वो नहीं होता। तो आप बताइए तो इसके बारे में। अगर मैं उसमें रिसेंट एक एग्जांपल है उसमें, एक व्यक्ति हैं, वो कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, तो उनकी मैरिज नहीं हो रही है या वो कर नहीं पा रहे मैरिज। ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप में नहीं जाते, रिलेशनशिप में जाते हैं, इनिशियली कुछ अच्छा समय बताते हैं, बट एक टाइम के बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाते, मैरिज की तरफ नहीं जा पाते। जैसे मैरिज का नाम आता है वो एकदम से उनके अंदर बदलाव हो जाते हैं। तो वैसे बहुत अच्छे हैं, सौम्य हैं, सभ्य हैं, सब कुछ है, ठीक है, और वो इज्जत भी करते हैं लेडीज़ की, सबकी। कहीं कोई उनमें जब तक वो नॉर्मल व्यवस्था में, नॉर्मल रिलेशन में जब रहते हैं तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मैरिज का उनका बात होती है या मैरिज की तरफ वो जाने लगते हैं, इमीडिएटली उनके बिहेवियर के अंदर एकदम से चेंज आता था। तो जो कुछ टाइम के बाद में जब हम लोग मिलते रहे, बातचीत करते रहे और उनके साथ में मेरा इंटरेक्शन होता गया, तो फिर तीसरी चौथी बार जब वो उसी स्थिति में आए, और जो अभी उसी स्थिति में हैं, चल रहे हैं अभी, कि जैसे मैरिज के नज़दीक पहुंचे एकदम से उनका पॉजिटिवनेस पार्टनर को लेकर के एकदम से बढ़ गया। तो मैं, जब तुम रिलेशनशिप में थे तब तो तुम पॉजिटिव नहीं थे, तब तो यू वर लाइक इक्वल, और वो हमेशा ही इक्वलिटी की बात कर रहा है और इक्वलिटी ही चाह रहा है इंटरनली। उसको कहीं पर भी इक्वलिटी से दिक्कत नहीं है। वो चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ में मेरे ही बराबर के तौर पे रहे, वो भी कुछ बात कहे तो मैं उसको मानूं, मैं भी जो बात कहूँ उसको वो माने, और हम दोनों इक्वल ही उसमें चलें। पर मैरिज की व्यवस्था के बाद उनके दिमाग में जो पुराने समय से ये चीज़ डली हुई है कि जैसे ही मैरिज होती है तो आदमी का दायित्व बढ़ जाता है, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, और उसको आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी वाइफ आपके तौर तरीके में, जैसे बोला, वो उन चीज़ों को समझे, उन चीज़ों को देखे और उन चीज़ों को अडेप्ट करे। अगर वो नहीं करती है तो दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर। तो जैसे वो उनको वो ख्याल आता है, या वो ख्याल डायरेक्टली नहीं आता, वो सबकॉन्शियस के अंदर वो एम्बेडेड है, तो जैसे वो दायित्व की बात आती है तो इमीडिएटली वो एग्रेसिव होके, इमीडिएटली वो पॉजिटिवनेस शो करते हुए वो कई चीज़ों पे एकदम से फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे वो क्रिएट करते हैं तो वो जो फीमेल पार्टनर है उनको एकदम से उनके व्यवहार के अंदर चेंज समझ नहीं आता है पहले, और जब वो समझ नहीं आता पर फिर भी उसको समझने की कोशिश करती हैं कुछ टाइम के लिए, पर एक टाइम के बाद में फिर वो छोड़ के चले जाती हैं। और ये लगातार 3 बार हो चुका है, 4 टाइम अभी वो ट्राई कर रहे हैं। अभी तक 3 बार ऐसा हो चुका है, 4 टाइम अभी वो चल रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा कॉन्टिन्यूस टच में हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो नहीं चाहता है कि ऐसा करे। मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ। क्या इस केस में पुरुष आपके पास आए कि स्त्री आपके पास? मेरे पास में पुरुष है और स्त्री भी, क्योंकि वो भी चाहता है कि जो भी उसका पार्टनर बने तो उनको मेरे साथ वो इंट्रोड्यूस भी करवाता रहा है, और वो भी अपनी बात को आके रखती रही हैं। और उनके कहने के बाद में भी जब ये चीज़ इन्फॉर्म की गई तो पहले तो वो डिनाइल मोड जो होता है नॉर्मली, कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी लाइफ अच्छी चले और उसके लिए जो जो चीज़ें कर सकता हूँ मैं तो वही कर रहा हूँ। पर वो जब एक बारी में समझ नहीं आया कि भाई ऐसा वो कर रहा है, और जो फीमेल हैं वो भी आके मुझे बता रही हैं
कि एकदम से इसका बिहेवियर, जैसे ही अब मैं इनके पेरेंट्स से मिली हुई हूँ तो अब ये घर पे जाते ही एकदम से डिफरेंट हो जाते हैं। घर के बाहर वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सन है, घर के अंदर पेरेंट्स के सामने जाते ही वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, और उसके बाद से ही उनका पूरा व्यवहार एकदम से पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। ऐसा एक केस मेरे भी जानने में आया था, जिसमें कि मेरे जिन्होंने ये केस बताया उन्होंने ये भी बताया कि कई साल की कोर्टशिप के बाद और लिव इन में रहने के बाद एक जोड़े ने शादी की। जैसे ही उस जोड़े की शादी हुई और वो आपस में रहना शुरू हुए और उस कैपेसिटी में आए जहाँ पे कि अगेन वो कंडीशनिंग की बात है कि अब मैं पति हो गया हूँ और वाइफ हो गई हैं, तो वो एक रोल है जो हमें समझना पड़ेगा कि हमें 1, 2, 3 दिन से नहीं, उसने हमें बरसों से या हमारे होने से पहले एक पूरी व्यवस्था चली है जिसने कि हमारी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कंडीशन किया है, पूरे माहौल को कंडीशन किया है, जिसमें कि इस तरह का होना है अगर आप हस्बैंड हैं तो, और इस तरह का होना है अगर आप वाइफ हैं तो। और हम किसी भी तरह के इनोवेटिव आइडिया को या किसी भी तरह के नए चलन को हम बहुत फोर्स के साथ, पूरी व्यवस्था बहुत फोर्स के साथ रेजिस्ट करती है। नया चीज़ लाना नहीं है, नया कोई आइडिया नहीं आना चाहिए, नया कोई पैटर्न ऑफ लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी जैसे ये जो एक मुझे लगता है ये एक स्लैंग ही है एक तरह से, जोरू का गुलाम। हाँ, तो वो कहाँ से आया कि अगर आपने ज़रा सा भी कंपैशनेट होने की कोशिश की अपने पार्टनर के साथ, ज़रा से आप सेंसिटाइज हुए और आपको ये लगा कि हम व्यक्ति हैं और हमें दोनों काम करने चाहिए, तो एक बहुत बड़ा बैकलैश आपको भी झेलना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि व्यवस्था उसके लिए तैयार नहीं है। तो जो है ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो रहा है, पूरी व्यवस्था में भी परेशानियाँ हैं। तो जब मैं शुरू के सालों में, कह सकते हो कपल में परेशानी नहीं है, परेशानी पूरे आसपास के, हाँ, उस पूरी व्यवस्था में परेशानी है। और उस परेशानी को समझने में सारे जो किरदार हैं, उन सबका वर्जन और उनका सबका एक पर्सपेक्टिव है, और उस पर्सपेक्टिव उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे मॉब लिंचिंग जब होती है ना, तो आप मॉब लिंचिंग के वक्त आप देखते हैं एक भीड़ आएगी और लोगों को मार देगी, ठीक है, पर यकीनन अगर आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और देखेंगे तो जिसने गलती की भी होगी वो भी एक स्तर पे आके शायद मानवीय बात करे कि ये उसने ऐसे उस उस भाव में इमोशन में या उस बहाव में आके किया। इसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब अकेला है, मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, पर वो सबके अंदर शामिल हो गया। तो जब भीड़ होता है तो हम जब लोगों के साथ हैं, समूह हैं, जब हम पूरी व्यवस्था है, तब हमारा कॉन्शियंस बहुत ही कम है और कम हो जाता है। हाँ, वो कम हो क्यूमुलेटिव बहुत कम हो जाता है और इंडिविजुअल लेवल पे हायर रहता है। तो हम ये बात करेंगे कि जैसे एक भीड़ के तौर पे हम उतने मानवीय नहीं रहते। हम अकेले जब हैं तो हम ज़्यादा मानवीय हैं। तो उसी तरह से जैसे हो सकता है कि एक पति या एक पत्नी अधिक मानवीय हो सकते हैं, लेकिन भीड़ के तौर पे वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर वो जो आपका केस हो या जो मैंने केस का जिक्र किया, उन दोनों में जो शादी के बाद जो बदलाव आ रहा है वो उस भीड़ तंत्र का आ रहा है कि क्या होता है, क्या कंट्रोल है, और वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ये आएगा कि जैसे कल मैं हस्बैंड बनता हूँ तो आई शुड लुक लाइक ए हस्बैंड, and then as per the society's norms, and I should also be looking as if I'm controlling the whole show. जबकि the concept, marriage is very beautiful, bringing two people together, coming together, it's beautiful. But जैसे ही आप ये जेंडर स्टीरियोटाइप रोल्स में जाते हैं तो वो ब्यूटी कहीं चली जाती है, क्योंकि देन वो ये सिखाते हैं कि एक कमतर है और एक को सब संभालना है और जवाबदेही है। जबकि जवाबदेही, अब देखिए ये भी कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर हम रिलीजियस टीचिंग्स में जाएं,
भले वो गीता हो या किसी और मज़हब की कोई और किताब हो, वो ये कहेगी व्यक्ति है और हम जो है हमें ये जीवन जीना है और चले जाना है, और हम दुनिया को नहीं चला रहे, हम सिर्फ अपने व्यवहार पे या अपने उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से अच्छा करना है, राइट? बाकी किसी की जवाबदेही आपकी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मैरिज में आ रहे हैं तो आपको लगता है नहीं, मैं कंट्रोल करूँगा, इस परिवार की जवाबदेही मेरी है, इस महिला की जवाबदेही मेरी है, मेरे बच्चे क्या बनेंगे ये भी मुझ पे आएगा। और एक इज्जत का भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जिसमें ये कहते हैं कि इनके व्यवहार से मेरी इज्जत बन रही। बिल्कुल नहीं बन रही। आपकी इज्जत सिर्फ आपके व्यवहार से बन रही है। आपका पर्सोना, आपका काम, आपका कंपैशन वो तय कर रहा है कि आपको लोग किस तरह से देखेंगे। तो वो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनर किलिंग का आपको ऑलमोस्ट रोज कहीं ना कहीं होता हुआ दिख जाता है। जैसे रिसेंटली मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में भी देख रहा था कि कपल वेंट ऑफ फ्रॉम मुंबई और जाके उन्होंने मैरिज कर ली, और पेरेंट्स ने उनको बुलाया, लड़की के पेरेंट्स ने बुलाया और दोनों को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब हम जब इसको भी देखते हैं जी, तो हम देखें कि जो जैसे आपने अभी बोला कि भाई हम लोग सब लोगों के से जो इज्जत या सब लोगों के द्वारा बनाई गई मेरी इज्जत के टूटने और जुड़ने को हम अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं। हम जो भावनात्मक जो कनेक्शन है, नेचुरल जो कनेक्शन है, उसको हम लोग बिल्कुल ही बिल्कुल नगण्य, थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा करके उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो आज की तारीख में भी अगर हम बात करें तो जो सिस्टम है वो हम पे हावी हो रहा है। सिस्टम इस कदर हावी है कि इतनी अलग अलग घटनाएं हैं। मुझे अजमेर के एक स्टडी के लिए मैं अजमेर के कुछ गाँव में गई थी, तो मैंने ये देखा कि एक फादर हैं जिनके गले में दिक्कत है और वो बोल भी नहीं पा रहे, और वो जो है वो फादर बहुत रिग्रेट में थे इस बात के लिए कि उनकी बेटी ने उनको ये साइन दिए और उनको बार बार बताया, बुलाया, और वो इस बात की पूरी जानकारी उनको थी कि ये वहाँ परेशान है ना, पर वो उसको लाए नहीं। आप सोचिए कि अपने बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके किसी के लिए भी क्या हो सकता है, लेकिन वो उसे लाए नहीं, और अंततः वो जो है उसको जला के मार दिया गया। और वो अब इसी व्यवस्था में ये निकल के आता है, देखिए कि जिसने जलाया उसके पति ने और परिवार ने, वो सरकारी नौकरी में थे और वो आज की तारीख में भी सरकारी नौकरी में वापस आ गए हैं। वो थोड़े बहुत दिनों के लिए उनको जो केस के दौरान कुछ हुआ होगा, पर वो वापस आ गए और फिर उन्होंने रीमैरिज कर लिया। तो लड़के का पूरा शादी हो गया, वापस आ गए, नॉर्मल ट्रैक पे आ गई लाइफ। पर वो पिता वहीं रुक गया, क्योंकि वो अब जीवन भर उस रिग्रेट से नहीं निकल सकता कि उसने अपनी बच्ची को, जब उसने साइन दिए तो भी नहीं लाए। क्या वजह हो सकती है कि नहीं लाए होंगे? सडनली ये कि शादी के साथ हमने इज्जत को, हमारे लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को जोड़ लिया, जबकि लोग क्या कहेंगे, लोग नॉन एग्जिस्टेंट है, ये समझने में हमें आई डोंट नो कितने और साल लगेंगे। लोग इसलिए नॉन एग्जिस्टेंट है क्योंकि लोग कहीं नहीं आते, वो शादी में जिम में आते हैं, खाना खाने आते हैं, वो भी इसलिए कि आपने उन्हें बुलाया है। उनको ना आपके अच्छे से ना, मतलब ठीक है कुछ लोग शामिल होते हैं और हमें सबसे पहले, मतलब ये पूरी व्यवस्था में जेंडर से भी पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन हावी है। और कुछ लोग जो वाकई प्रैक्टिकली रैशनली नॉन एग्जिस्टेंट है, उनको हमें थ्रो आउट करना पड़ेगा अपने दिमाग से, तब जाके हम ये देखेंगे कि जैसे आपने अपना जो केस बताया, उसमें अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष खुद आ रहा है और वो देख रहा है कि मैं कंट्रोलिंग हो रहा हूँ, तो वो स्टेज है जहाँ से कि हम सुधार के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी अगर सुधार की बात करें, जैसे अभी आपने जो एक केस बताया उसका बिल्कुल ही उल्ट अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में देख रहा था। वो ये था कि जैसे ही पेरेंट्स को पता लगा कि उनकी बेटी पिछले 1.5 साल से परेशान है और वो उनका जो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, और वो गए वहाँ पे और गाजे बाजे के साथ में ये मैंने भी देखा और मुझे बहुत मज़ा आया कि वो बैंड बजा के जो है, एंड ही वाज सेइंग, हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि मैं वापस, क्योंकि हम छोड़ने भी तो बैंड बाजा के साथ गए थे, तो हम लेकर भी आएंगे। और आप सोचिए कि इस एक बात से कितना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली जब हम लोगों की बात करते हैं तो वो लोग नहीं है जिनका ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है, हमारे लिए इमीडिएट व्यक्ति का मैटर करता है।